Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Pasha and we are back with more lectures on kinematics, free fall motion. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, उसकी कैलकुलेशन डिस्कस की. आज हम उसी मोशन की जो पूरा मोशन हमने डिस्कस किया था ना, उसकी आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. आज हम इसका वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, सारे ग्राफ्स बनाएंगे. तो मेरे साथ रहिएगा एंड तक. बहुत मजे की चीज़ है. पास्ट पेपर्स का ट्रेंड भी यही है. अगर आप किसी भी काइनेमैटिक्स का एक टिपिकल क्वेश्चन उठा के देखें पिछले 20 सालों में, तो वो कुछ इस तरह का होता है कि जो पहला एक दो पार्ट होता है वो कुछ थ्योरेटिकल टाइप का होता है कि जी एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दें, ये बता दें, वो बता दें. दूसरा पार्ट होता है कि कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं. वो कैलकुलेशंस ग्राफिकल डाटा के ऊपर भी हो सकती हैं कि कोई ग्राफ दिया हुआ उससे रेलेवेंट कोई कैलकुलेशन करवा ली, एक्सेलरेशन निकलवा ली, डिस्प्लेसमेंट निकलवा लिया, वेलोसिटी निकलवा ली, व्हाटएवर. या कभी सिंपली रॉ डाटा गिवन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप उससे रेलेवेंट कैलकुलेशन करते हैं. फिर जो आखिरी पार्ट होता है ना, वो मोस्ट लाइकली ये होता है कि कोई ग्राफ होता है, उसको स्केच करना होता है कि भाई पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ये कि आप इसको लाइक अब इसका रेलेवेंट वेलोसिटी या स्पीड या डिस्प्लेसमेंट कोई भी एक ग्राफ है वो आप स्केच कर दें इसी गिवन मोशन का जिसके आपने पीछे कैलकुलेशन की है. या कभी कभार चेंजेस सजेस्ट करने कहते हैं कि जी अच्छा इसी मोशन में अगर इसको वेरी कर दिया जाए तो इससे इस फिजिकल क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो जो ग्राफिकल स्केचिंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. पीछे हमने काफ़ी ग्राफिकल एनालिसिस देखा जिसमें हमें ग्राफ गिवन होता था और हम उसके ऊपर कमेंट किया करते थे. अब हमें ग्राफ स्केच करने हैं प्रॉपर. अब देखिए, किसी भी ग्राफ को स्केच करने में ना 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहला स्टेप है स्केलिंग. ठीक है, स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर 3 के भी जब मैं आपसे लेक्चर शेयर करूंगा तो उसमें भी हम इस पर बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्केलिंग है. स्केलिंग का मतलब क्या है कि यार आप पहली बात तो स्केलिंग के अपने रूल्स हैं. जैसे आप स्केलिंग करते हो ना तो आप पहले अपनी रेंज निकालते हो. यानी अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के हिसाब से आप देखते हो कि यार आपको स्केल ऑफ 1 सेट करना है, स्केल ऑफ 2 सेट करना है, स्केल ऑफ 5 सेट करना है, स्केल ऑफ 10 सेट करना है, व्हाटएवर. याद रखिएगा, हम स्केल ऑफ 1, 2, 5, 10 यूज़ कर सकते हैं. स्केल ऑफ 3, स्केल ऑफ 4 अलाउड नहीं है. इसका मतलब क्या है मैं भी थोड़ी देर में समझाऊंगा. सबसे पहले एक्सिस को लेबल करें, फिर उसको स्केल करें. स्केल कैसे करेंगे? अपनी स्पेस अलॉटेड देखकर और जो नंबर्स आपके पास अवेलेबल है मैक्सिमम मिनिमम, वो भी मैं करूंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा. फिर दूसरा स्टेप है प्लॉटिंग. तीसरा सही है. देखिए, स्केलिंग और प्लॉटिंग ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको फिजिक्स अगर ना भी आती हो तो आप कर सकते हो. ठीक है ना, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स के स्किल्स हैं. तो ये तो कम से कम हर बच्चा करके आए एग्जाम में ना. एग्जाम में इन्हीं चीज़ों के मार्क्स होते हैं. अगर कभी स्केलिंग गिवन होती है तो ज़ाहिर उसके मार्क्स नहीं होते. लेकिन प्लॉटिंग का तो हमेशा से मार्क है. प्लॉटिंग का तो हमेशा से मार्क है. हर हाल में प्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है. मार्किंग स्कीम भी आप उठा के देंगे ना, पहले वो कहेंगे भाई देखो ये पॉइंट्स बच्चे ने प्लॉट किया है, ठीक है भाई प्लॉटिंग के मार्क्स हो गए. फिर अगला पॉइंट होता है स्केचिंग का ना, कि अब आप ये देख लो कि यार उसने उन सारे पॉइंट्स को मिलाया कैसे, लाइक स्ट्रेट लाइन बनना था, कर्व बनना था. वहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है. बट अदरवाइज एज सच फिजिक्स जो है ना वो स्केचिंग से पहले नहीं लगती. तो स्केलिंग, प्लॉटिंग, स्केचिंग, ये 3 स्टेप्स हैं. आइए ज़रा खेल शुरू करते हैं. देखिए, मुझे बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है ना, तो ये मैंने वाई एक्सिस पे रखा वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड, एक्स एक्सिस पे रखा मैंने टाइम्स इन मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, अब आप इस ग्राफ को अगर देखें ना, तो इस ग्राफ को देखते ही आपको एक बड़े मजे की चीज नजर आएगी. वो ये कि आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैंने वाई एक्सिस में पॉजिटिव रीजन को कम रखा है और नेगेटिव रीजन को ज़्यादा रखा है. ये मैंने डेलिबरेटली किया. क्यों? क्योंकि देखिए, मेरे पास जो स्पेस अवेलेबल है, मुझे उस स्पेस को लाइक एज पर द CI स्टैंडर्ड मुझे एटलीस्ट 50% से ज़्यादा अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूटिलाइज करना है. यानी मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं स्पेस को ज़रा अच्छे से यूटिलाइज कर सकूँ, कोई जगह खाली ना रहे. अब देखिए, मेरी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कितनी है? पॉजिटिव में 15 है. फिर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहाँ तक कि कितनी हो गई? 0 हो गई. लेकिन नेगेटिव में ना कम होते होते -15 और फिर कितनी होगी? -28. तो मेरी वेलोसिटी की जो रेंज है ना वो +15 से लेके -28 तक है. तो पॉजिटिव में रेंज छोटी है, यानी पॉजिटिव में वैल्यू सिर्फ 15 तक है, नेगेटिव में अप्रॉक्सीमेटली -30 तक मुझे जगह चाहिए होगी, यानी कि -28.5 तक. ठीक है, इसलिए मैंने पॉजिटिव रेंज छोटी ली है और नेगेटिव रेंज बड़ी ली है. अच्छा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैं एक काम करता हूँ, उसको आपको ग्राफ ग्रिड पे दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. ज़रा इधर गौर से देखिएगा. अगर मैं यहाँ पर इसको करना शुरू करूँ तो अगर मैं एक बॉक्स को ले लूँ
यानी एक बड़े बॉक्स को यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैं ले लेता हूँ, लेट्स से 1, इसको ले लेता हूँ 2, इसको ले लेता हूँ 3, 4 और फिर ये आ जाएगा 4.43, ठीक है ना। तो इस स्पेस में ना मेरी टोटल मोशन कितनी देर की है, 4.43 सेकेंड्स की है ना, तो यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब लेट्स से मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट्स से अगर मेरे पास मेरा मोशन होता यानी इतना ही स्पेस मेरे पास अवेलेबल होता और मेरी मोशन होती लेट्स से 5 सेकंड की, तो अब ये स्केलिंग वर्क नहीं करती क्योंकि लेट्स से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 5 तो बन ही नहीं पाएगा। 5 के लिए तो मुझे और आगे जाना पड़ेगा जो कि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो ऐसे में क्या करूँगा, मैं डबल स्केल यूज़ कर सकता हूँ। अगर स्केल ऑफ 1 नहीं चल रहा तो आप स्केल ऑफ 2 यूज़ करें। मतलब मैं इसको 2 कर लूँ, इसको 4 कर लूँ, इसको 6 कर लूँ, इसको 8 कर लूँ, इसको 10, सॉरी इसको 10 तो नहीं, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर 5 पे 50% स्टिल कवर हो रहा होगा, मेरा ग्राफ यूज हो जाएगा। अच्छा, अब लेट्स से मेरी मोशन है टोटल फॉर एग्जांपल 10 सेकंड की, तो अब 10 सेकंड में तो मेरा 2 का स्केल भी काम नहीं कर सकेगा। लेट्स अगर ये 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ऑब्वियसली 10 सेकंड्स तो पूरे नहीं हो पा रहे। तो अब जो मैं अगला स्केल यूज़ करूंगा ना, वो 5 का स्केल यूज़ करूंगा। ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। क्या मतलब ये कि हम जब भी ग्राफ बनाएंगे हम या तो 1 का स्केल यूज़ करेंगे, या तो 2 का, या तो 5 का, या तो 10 का, या तो 20 का एंड सो ऑन। या तो अच्छा, हम 4 का भी स्केल यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई यू बनाए ना 3, 5, 3, 6, 9, 12, दैट्स बुलशिट। एग्जामिनर इसको नहीं एक्सेप्ट करने वाला। 3 और 4 का स्केल एक्सेप्ट नहीं होता, उल्टे पुल्टे स्केल्स एक्सेप्ट नहीं होता, और वो आपके लिए आसानी है। बाद में आप खुद ही बीच में वैल्यूज रीड नहीं कर सकोगे। तो ऑलवेज यूज द स्केल ऑफ 1, 2, 5 और 10। अच्छा, ये मेरे पास आ गया लेट्स से अलोंग एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस पे बात करते हैं। वेलोसिटी ये मेरी 10 है, तो ये 15 हो जाएगी, ठीक है। देखिए आसान है, मैंने 10 का स्केल ले लिया, ये -10 हो गया, ये -20 हो गया, तो ये वाला पॉइंट -30 हो जाएगा। इससे ज़रा सा ऊपर मेरे पास यहाँ पर आ गया -28.5। तो आप देख सकते हैं 15 से खेल शुरू हुआ था और आखिरी -28.5 थी ना वेलोसिटीज़। तो मुझे पता है वेलोसिटी 15 से लेके -28.5 की रेंज में ही एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्केलिंग। यहाँ पर हमारे पास स्केलिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पहला काम है स्केलिंग हो गई, लेबलिंग कर दिया, स्केलिंग कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है ग्राफ बनाने में, प्लॉटिंग सिंपल है भाई। आप देखो प्लॉटिंग के लिए तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ना ये वाला क्या कहते हैं ग्राफ मौजूद हो। ये जो एक्चुअल विजुअलाइजेशन है ना, ये आपके सामने होनी चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ कि एग्जाम में ये ड्राइंग बनाने ना भी बोले ना, तो भी ये ड्राइंग बनाओ भाई। इतना ज़्यादा डिटेल में एग्जाम में बनेगा नहीं, कोई 1, 2, 3 ही कैलकुलेशन करवाएंगे ना वो एटलीस्ट आप मार्क कर लें। अब आप देखो, आप कुछ नहीं करो, सिर्फ प्लॉट करो भाई। ये जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी कितनी है, 15 है। तो आपने सबसे पहले t = 0 पे ये देख रहे हैं आपने, ये पॉइंट मार्क कर लिया 15। अच्छा, पॉइंट मार्क करते हुए ध्यान रखिएगा, शार्प पेंसिल से क्रॉस मार्क करें, और अगर डॉट मार्क कर रहे हैं तो ध्यान करें कि वो ब्लॉब ना हो, ठीक है ना। ब्लॉब एक्सेप्टेड नहीं होते उसके। इवन कि आपने प्लॉटिंग करेक्ट भी की है तो वो प्लॉटिंग के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ब्लॉब क्या होता है। जैसे यहाँ तो फिर भी बॉक्सेस बहुत बड़े बड़े हैं हमारे पास। अगर मैं आपको समझाता हूँ कि ब्लॉब क्या होता है, देखिए अगर आपके मिसाल के तौर पर मैं इनफैक्ट आपको दिखाता हूँ जो एक्चुअल एग्जाम स्केच आता है। जैसे ये है ना, अगर आपके डॉट का साइज आधे स्मॉल बॉक्स से बड़ा हो, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपने डॉट लगाया, ठीक है ना, इधर गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपने डॉट बनाया, ये डॉट एक्सेप्टेबल है। अगर आपका डॉट मिसाल के तौर पर तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसे ब्लॉब ट्रीट किया जाता है क्योंकि ये आधे स्मॉल बॉक्स के साइज से बड़ा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनका ख्याल रखिएगा, एग्जाम में इन सबके मार्क्स होते हैं, उन पर तेजी से मार्क्स डिटेक्ट हो रही होते हैं, ठीक है। तो आपने शार्प पेंसिल के साथ पहले प्लॉटिंग करनी है, ये आपने 15 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप जाओ भाई, जब आपके पास टाइम 1.53 सेकेंड से, उस वक्त आपकी वेलोसिटी कितनी है, उस वक्त आपकी वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 आप मार्क कर दो 1.53 पे, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी आपकी 0 मार्क हो गई है एट t = 1.53 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो भाई, अब आप आ जाओ 4.43 सेकेंड्स पे, सीधा आ जाओ डायरेक्ट, ठीक है। इस वक्त आपकी वेलोसिटी है -28.5, तो ये आपने लाके इसको मार्क कर दिया। तो ये मैं ज़रा उसको डॉटेड लाइन से इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे लाकर मैंने इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। इसे कहते हैं प्लॉटिंग। क्या हो गया भाई, ये आपकी हो गई
प्लॉटिंग, सही है। अच्छा, अब जैसे ही आपकी प्लॉटिंग हो गई ना, अब अगला स्केच क्या होता है? अब अगला स्केच होता है स्केचिंग। एग्जाम में भाई आपने ये 3 पॉइंट्स मार्क कर लिए ना, आपको प्लॉटिंग के मार्क्स मिल गए, आधे मार्क्स हो गए। अब स्केचिंग है, स्केचिंग का मतलब भाई इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। अब इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने का तरीका ये हो सकता है कि आप इनको सीधा सीधा ले जाओ, इनको कनेक्ट करने का तरीका ये हो सकता है कि आप इसको यूं लेके जाओ या आप इसको यूं लेके जाओ, कैसे लेके जाओ। अब ये क्वेश्चन है ना कि भाई कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी फिजिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यानी अब आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अब इस्तेमाल होंगे। अब तक तो बेसिक ग्राफिकल स्किल्स इस्तेमाल हो रहे थे ना, जो पेपर 3 में भी आप यूज करते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, जो हमने प्लॉटिंग कर लिया, अब इसकी स्केचिंग कैसे करें, यानी इनको कनेक्ट कैसे करें? स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, कैसा होगा? देखिए मुझे एक बात बताएं, आप सिर्फ ये देखो कि आप जो ग्राफ बना रहे हो वो बना रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बताता है, ऐसा ही है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बताता है, और आपकी इस मोशन में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, शुरू से पढ़, तभी तो इक्वेशन में मोशन लगाई है पीछे, फिक्स है, और वो है क्या? -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब जबकि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो भी कांस्टेंट होगा। और ग्रेडियंट कांस्टेंट कब होता है? जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो मेरे अजीज हम वतनों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्यों? ताकि ग्रेडियंट कांस्टेंट हो सके। ग्रेडियंट कांस्टेंट इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट ही एक्सेलरेशन को बताता है। तो बिस्मिल्लाह करें, ठक करके हमने इन सारे पॉइंट्स को मिलाया और ये बन गया हमारा ये स्केच। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में ना ऐसे एक लाइन मारने का, इस एक लाइन के कितने मार्क होते हैं? 3-3 मार्क का क्वेश्चन आता है। लेकिन वो अमिताभ बच्चन का एक मशहूर डायलॉग है, वो किसी मूवी में था, पता नहीं, मुझे मूवी का नाम नहीं याद है। वहाँ पर कोई मशीन ख़राब हो जाती है, अमिताभ बच्चन वॉज द मैकेनिक, उसको बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि भाई इस मशीन को सही कर दो। वो देखता है, 5-10 मिनट इसको ऑब्जर्व करता है, एक हथौड़ा मारता है और मशीन चलना शुरू हो जाती है। तो मैनेजर साहब पूछते हैं कितने पैसे हुए? तो अमिताभ बच्चन कहता है 1000 रुपये हुए। मैनेजर कहता है ओ माय गॉड, एक हथौड़ा मारने के 1000 रुपये? तो अमिताभ बच्चन कहता है नहीं नहीं नहीं, हथौड़ा मारने का 1 रुपया और उस जगह पर मारने का 999 रुपये। बिल्कुल वैसे ही ये कहानी है कि एक लाइन मारने के 3 मार्क मिल रहे हैं ए लेवल्स में। वैसे देखोगे तो ओहो, बस एक लाइन मारने के 3 मार्क, लेकिन इस जगह पर, इस अंदाज में, इन पॉइंट्स के साथ इस लाइन मार्क करने के 3 मार्क है, जिसके लिए आपने पीछे अपनी बहुत ज़्यादा बैंड बजवाई है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, उसके बाद ही आप ये लाइन बना सकते हैं। बट अभी ये ग्राफ खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें बड़ी मजे की चीज़ है। पहले हम इसको यहाँ पे ये मार्क कर दें कि द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एज द ग्रेडियंट, यानी कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो हम ज़रा हाथ के, अब हम तो कॉन्सेप्ट समझने बैठे हैं तो हम थोड़ा इस पर और हाथ साफ करते हैं। भाई अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूँ तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये मुझे क्या बताएगा? भाई ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, ये मुझे बताएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द फर्स्ट 1.53 सेकेंड्स। यानी टेक्निकली मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 11.5। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के, तो मेरा बेस आ जाएगा 1.53 और हाइट हो जाएगा 15। आप देख सकते हैं मेरी इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो 15 है और जो इसका बेस है वो है 1.53। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये आंसर आ रहा है 11.5 मीटर्स। ओ हो, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो हर वो चीज़, अब देख लो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हम ग्राफ से भी निकाल लें, और ऑब्वियसली जिस भी मेथड से करो हमेशा आंसर सेम आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं ये वाला एरिया निकालूं तो ये एरिया मुझे, ये देखें, ये जो एरिया है ना, जो अभी मैंने मार्क किया है आपके सामने, दिस होल रीजन, ये 1.53 सेकेंड्स यानी मैक्सिमम हाइट से लेके यहाँ तक का टाइम है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा ना तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा? मुझे यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। आइए ज़रा इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अगर मैं यहाँ का एरिया निकालूं तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा? 1.53 से मुझे जाना पड़ेगा 4.43 तक। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इज 1.53 से 4.43 इज 2, और जो हमारा हाइट हो जाएगा
ठीक है, और जो हमारा हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा -28.5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बेस है जी, और ये हमारी ट्राइंगल की लेंथ है। क्योंकि ये देखिए एरिया जब भी बिलो एक्स एक्सिस वाले कर्व पे मिलेगा ना, वो एरिया हमने पीछे भी देखा, उसको हम नेगेटिव लेंगे ना, तो हमारा एरिया वैसे भी यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है। तो इसका जो हम एरिया निकालेंगे डैट इज गोइंग टू गिव अस -41.3 मीटर्स। अच्छा, उसूलन मेरा आंसर आना चाहिए था -41.5, क्योंकि देखिए ये है 11.5 और ये है 30, तो 30 और 11.5 कितना होना चाहिए? 41.5। मेरे पास आंसर आ रहा है -41.3, 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। वो 0.2 का डिफरेंस मैं बता देता हूँ क्यों आ रहा है। देखें असल में ये वैल्यू 1.53 नहीं, 1 अगर आपने कैलकुलेशन मेरे साथ किया हो ना, ये 1.529 था। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, ये 4.43 नहीं, ये 4.435 है। तो वो जो छोटा सा डिफरेंस है ना, जो हमने राउंड ऑफ कर दिया, उस राउंडिंग ऑफ की वजह से हमारा फाइनल एरिया सिर्फ 0.2 मीटर्स का डिफरेंस हमें आ रहा है, ठीक है। बट स्टिल अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी भी निकालने बैठ जाऊँ ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा कि भाई ऊपर गया 11.5 तो वो पॉजिटिव हो गया, नीचे आया 41.3 तो वो नेगेटिव हो गया। आंसर आ रहा है -29.8। अगर मैं अभी भी इसको राउंड ऑफ करूँ तो -30 मीटर्स ही आएगा। तो और हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रही थी वो -30 मीटर ही आएगी। तो राउंड ऑफ करके हमें इवेंचुअली हमारा फाइनल आंसर ही मिल रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो दोबारा समझ लें, ये 11.5 मीटर्स ऊपर जाने का ये अपवर्ड मोशन है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्कशन है ना, ये अपवर्ड मोशन है, जिसमें इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 11.5 मीटर्स था। फिर ये वाला जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा रीजन है, ये डाउनवर्ड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें इसने वैसे 41.5 मीटर ट्रैवल किया है, राउंडिंग ऑफ की वजह से हमें 41.3 मीटर्स मिल रहा है। नेट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा 11.5 -41.3 विच इज़ -30 मीटर्स, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाने में जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है -30 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, इसका ग्रेडियंट, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? इसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बताएगा, हमने देख लिया तभी हमने स्ट्रेट लाइन लिया। लेकिन अभी तो वैल्यूज है ना, अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालूं तो ग्रेडियंट क्या आना चाहिए? सर ग्रेडियंट आना चाहिए -9.81, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट सीधा सीधा एक्सेलरेशन बताता है। तो आइए जरा इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं यानी कि ग्रेडियंट निकालूं, तो मुझे निकालना होगा y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। अब देखिए मेरा फॉल कितने का है? -28.5 -15 का, ठीक है। देखो ये एक मैंने ये पॉइंट लिया है और एक मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको जो चेंज मिला है वो कितना मिला है? -20। आप 15 से -28.5 पे चले गए ना, तो ये हो गया -28.5 -15। अच्छा, आपका रन कितना है? सर वो सीधा सीधा 4.43 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया? 4.43, ठीक है। तो ये है आपका टोटल फॉल और ये है आपका टोटल रन, ठीक है ना। ये पूरा ही, वैसे भी ग्रेडियंट निकालने का तरीका ये है कि आप एक्सट्रीम पॉइंट्स लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपके पास ट्राइंगल था, आप देख सकते हैं कि आपका फॉल कितना आया। आप 15 से गए हो -28.5 पर, और आपका रन कितना है? 4.43 सेकेंड्स का, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने बैठ जाऊं तो मेरा आंसर आ रहा है -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ख़वातीन व हज़रात, वही आंसर आ रहा है जिसका हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। तो इस आंसर को देखकर हमारी बत्ती सी बाहर आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक चल रही हैं। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि हमने उम्मीद लगाई थी। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, काइनेमैटिक्स आएगी तो पूरी समझ में आएगी। एक क्वेश्चन 4 तरीके से करोगे आंसर सेम आएगा। जब तक क्रॉस वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें तुम्हारी स्ट्रांग नहीं होंगी, काइनेमैटिक्स पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत ही खूबसूरत वेलोसिटी टाइम ग्राफ था जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी हमें समझने में। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। लेकिन अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी पार्टी शुरू हुई है। अभी हमें स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम सब बनाने, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आसान है। असल एनालिसिस मज़े की चीज़ ये थी। तो मूव करते हैं अगले ग्राफ की तरफ। चले जी, तो अब वक्त हुआ जाता है स्पीड टाइम ग्राफ बनाने का। इस ऑब्जेक्ट की मोशन का यही एक मोशन है जिसके पीछे हम सही से लटक गए।
लेकिन इसको आखिर तक इंशाल्लाह इसकी छुट्टी करेंगे। अच्छा, आप देखिए स्पीड टाइम ग्राफ हमें बनाना है। सबसे पहले अगर आप गौर करें तो स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने वाई एक्सिस पे स्पीड को लेबल किया, एक्स एक्सिस पे टाइम को लेबल किया। भाई बुनियादी उसूल हमारे याद रखिएगा। पहला रूल क्या है कि हमें प्रॉपरली लेबल करना है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें प्लॉट करना है, यानी स्केलिंग के बाद प्लॉटिंग करनी है, और फिर हमें स्केचिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे एक खूबसूरत सी चीज़ देखेंगे, मैंने स्पीड का ग्राफ जब बनाया तो मैंने पॉजिटिव रीजन तो रखा है, नेगेटिव रखा ही नहीं मैंने। देयर इज नथिंग ऑन द नेगेटिव एक्सिस। क्यों? उसकी वजह यह कि सर स्पीड स्केलर है। जब स्पीड स्केलर होता है तो उसमें नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जब वेलोसिटी पॉजिटिव थी तब स्पीड पॉजिटिव है, जब वेलोसिटी नेगेटिव थी तब स्पीड पॉजिटिव है। अब देखें बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट, हम कहते हैं एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव है, ऊपर जाते हुए भी और नीचे आते हुए भी। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अच्छा क्यों? क्योंकि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है और नीचे आते हुए भी वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज करती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। वेलोसिटी नीचे आते हुए क्यों कम हो रही है? क्योंकि नेगेटिव हो गई ना। नेगेटिव में ऑब्वियसली वैल्यू और छोटी होती जाती है, लाइक -28 इज इवन स्मॉलर, -15 0 से छोटा ही है ना। तो नीचे आते हुए वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा, स्पीड के बारे में हम क्या कहते हैं? ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी भी कम हो रही है। नीचे आते हुए वेलोसिटी तो कम हो रही है लेकिन स्पीड बढ़ रही है। लेकिन स्पीड क्या हो रही है? स्पीड बढ़ रही है। क्यों स्पीड बढ़ रही है? क्योंकि नीचे आते समय वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गई, स्पीड तो नेगेटिव नहीं हुई ना। देखो इस पॉइंट पर स्पीड 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी है? -15। इस पॉइंट पर आपकी स्पीड कितनी है? +15। क्योंकि स्पीड में नेगेटिव साइन नहीं होता, स्पीड में डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती। तो यहाँ पे स्पीड ट्रीट होगा +15, यहाँ पे वेलोसिटी है -28.5, यहाँ पे स्पीड ट्रीट होगा एज +28.5। इसका मतलब मेरी स्पीड की वैल्यू 15 से 0 पर जाएगी और फिर 0 से वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि 28.5 पे चली जाएगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर स्केलिंग करने बैठ जाऊँ तो स्केलिंग कुछ ऐसे करूँगा कि लेट्स से ये हो गया 1 2 3 4 4.3 है, तो टाइम वही 4.43 सेकेंड्स ही है। वाई एक्सिस पे मैंने इसको 10 20 और फिर इसको फाइनली 28.5 तक ले गया मैं। तो एक बड़े बॉक्स को मैंने 10 के बराबर लिया, तो डेट्स 10 20 और फिर ये वाला पॉइंट 30 होगा, तो इससे थोड़ा सा पहले मैंने 28.5 निकाल लिया। ठीक है जी, ये हो गई मेरी स्केलिंग। अच्छा खासा मैंने ग्राफ ऑक्यूपाई कर लिया, एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे बहुत प्यारी स्केलिंग हो चुकी है। अब अगला स्टेप है प्लॉटिंग। प्लॉटिंग भाई ऐसे स्टार्ट होगी कि सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी 15 थी, स्पीड भी 15 थी। तो मैंने क्या किया, मैंने आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट मार्क कर लिया, एट t = 0 पे वेलोसिटी 15 है। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई, फिर जब आप इधर पीक पर आते हो ना, तो मैक्सिमम हाइट पर जब आप पहुंचते हो टाइम था 1.53 सेकेंड्स। इस वक्त आपकी स्पीड 0 थी, वेलोसिटी भी 0 है और स्पीड भी 0 है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं ना, तो t = 4.43 सेकेंड्स पर मेरी वेलोसिटी तो -28.5 है, लेकिन मेरी स्पीड है +28.5। मेरी स्पीड कितनी है? +28.5। तो आप देखो, बजाय इसके कि नेगेटिव जाने हुए, यहाँ के बाद लास्ट टाइम देख रहे हैं वेलोसिटी नेगेटिव चली गई थी, लेकिन स्पीड इसके बाद पॉजिटिव पे वापस आ गई, क्योंकि स्पीड पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। अब क्या करना है सर? अब इन्हें मिला देना है। मिला दें सर, ये बन गया स्पीड टाइम ग्राफ। तो जो वेलोसिटी टाइम में जो पॉजिटिव रीजन था ना, वो पॉजिटिव ही रहा। ये वाला रीजन वेलोसिटी में और नेगेटिव जा रहा था, लेकिन इसी का मिरर इमेज बन गया स्पीड में, क्योंकि स्पीड पॉजिटिव होती जाती है। वेलोसिटी जितना ही नेगेटिव हो जाए, स्पीड उतना ही पॉजिटिव होती जाती है। तो ये भी ग्राफ पास्ट पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये सिंपल सा स्केच था आपका। अब आप चाहो तो उसका एरिया निकाल लो। ये जो एरिया होगा ये वही 11.5 आपको आंसर देगा। आप इसका एरिया निकाल लो तो ये वापस आने का डिस्टेंस आपको दे देगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 41.5 मीटर ही मैंने अज्यूम कर लिया, जो कि ये दे रहा होगा। अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहें तो अब आप टोटल डिस्टेंस लेंगे। ऊपर 11.5 गया, वापस 41.5 आया, सब ऐड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो ये 11.5 + 41.5 डिवाइडेड बाय 4.43 एंड यू विल एंड अप विद 12.0 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपकी एवरेज स्पीड निकल गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो भाई ये वो कहानी है। एक बार दोबारा से पीछे देख लो कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था ना, आप देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो पॉजिटिव रीजन था,
स्पीड ने भी वही पॉजिटिव रीजन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, 5 मिनट में खुला क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप इसका स्पीड टाइम बना दो। ये हमने पीछे भी देखा हुआ है वैसे। अब जैसी वेलोसिटी नेगेटिव हुई ना, स्पीड क्या होगी, स्पीड दोबारा से पॉजिटिव हो गई, क्योंकि वी डोंट केयर एट ऑल। वेलोसिटी नेगेटिव हो तो हो, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है जी, तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फर्दर ग्राफ्स की तरफ। चले जी, तो अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ दिस मोशन। यही मोशन है मेरे पास, अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। अब आप अगर दोबारा गौर से देखें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो देखें, मेरा जो मैंने एक्सेस ही मार्क किया, जो मैंने स्केलिंग की है, उसमें क्लियर इंटेंशन मैंने दिखाई है कि मैंने डिस्प्लेसमेंट का रीजन अच्छा खासा पॉजिटिव में छोटा रखा और नेगेटिव में अच्छा खासा बड़ा रखा है। ऐसा क्यों रखा है देखिए, बड़ा एविडेंट है। ये डायग्राम फिट टू स्केल नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अगर आप देखें ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर जो गया है वो गया है 11.5, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट की है वो 11.5 है। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट नीचे आया है ना वो 30 मीटर्स गया है, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स ज़्यादा है एज डेट ऑफ द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ना। ऊपर गया 11.5, नीचे गया 30 मीटर्स, यानी नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट आएगा -30 तक और पॉजिटिव में आएगा मैक्सिमम 11.5 तक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आकर इसकी स्केलिंग करना शुरू कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि भाई दिस इज 10, 0, -10, -20, -30, तो ये 10 से ज़रा सा ऊपर हो जाएगा 11.5। ठीक है, अच्छा, और बाकी टाइम तो ये 1, 2, 3, 4, 4.43 तक हमारी मोशन है। सही है, अच्छा ये हो गई हमारी स्केलिंग। अब ज़रा हम कर देते हैं प्लॉटिंग। इसमें ज़रा ध्यान कीजिएगा, बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। जब मोशन स्टार्ट हुई t = 0, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या था सर, जहाँ पे मोशन स्टार्ट होती है वहाँ पे यूजुअली डिस्प्लेसमेंट 0 लेते हैं, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट 0 मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये वो पहला केस है जहाँ पे हमारा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अब जब हम t = 1.53 सेकेंड्स पर पहुंचे, उस वक्त हमारा डिस्प्लेसमेंट था +11.5। ठीक है ना, तो ये हमारा 1.53 सेकेंड्स है। इस पर जाकर मैं अपना एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ 11.5। ठीक है ना, तो t = 1.53 सेकेंड्स पे द डिस्प्लेसमेंट वॉज 11.5 अबव द स्टार्टिंग पॉइंट, तो पॉजिटिव 11.5 काउंट हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर वापस t = 3.0 सेकेंड्स पे 06 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट वापस उसी पोजीशन पर आ गया। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट कम होता होता कहाँ पर आ गया, 3.06 सेकेंड्स पे ये 0 हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 सेकेंड्स पे 0 था, 1.53 पे मैक्सिमम हुआ, फिर वापस 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आखिरी भाई t = 4.43 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 30 मीटर्स बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट हो तो वो हो जाएगा -30। तो ये 4.43 सेकेंड्स पर मैं डिस्प्लेसमेंट को मार्क कर लूँगा एज -30। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पॉइंट्स होगा जिनको मैंने प्लॉट कर लिया। अब प्लॉटिंग तो हो गई मेरी, आखिरी स्टेप है स्केचिंग का। स्केचिंग का मतलब मुझे इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। अब मैं कैसे कनेक्ट करूं, ऐसे स्ट्रेट लाइन ले जाके मिला दूं, क्या करूं, कर्व बनाऊं तो ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, क्या करूं। अब अगेन आप अपने आप से एक ही सवाल पूछो, भाई ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है, तो जवाब सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी बताता है। क्या हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं सर, थ्रू आउट डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती ना, मार्क कसम स्ट्रेट लाइन बना देता, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, तो ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं होगा। ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं होगा मतलब लाइन स्ट्रेट नहीं बनेगी बल्कि कर्व बनेगी। अच्छा, थ्रू आउट वेलोसिटी कम हो रही है, चाहे ऊपर जाओ कि नीचे आओ, वेलोसिटी कम हो रही है। भाई जब वेलोसिटी कम होगी ना, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज करना चाहिए, थ्रू आउट डिक्रीज करना चाहिए। तो ये देखो ग्रेडियंट डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाया मैंने, ये देखो ग्रेडियंट कम होता 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 ऑलमोस्ट 0 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद और ग्रेडियंट कम होगा, ये भी डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, क्योंकि मैं और देखो यहां पर आकर 0 हो गया, उसके बाद और मोर नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी मोर नेगेटिव होती जा रही है। अब देखो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें मजे की बताता हूँ। अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे ना और आप ग्रेडियंट निकालोगे, तो इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट आएगा +15। आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे और आप ग्रेडियंट निकालोगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जिसका ग्रेडियंट आएगा 0, एंड दैट प्रीटी मच मेक सेंस, क्योंकि 1.53 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 0 है ना, तो इसका ग्रेडियंट भी 0 आना चाहिए। इस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाओगे ना, ग्रेडियंट निकालोगे, आंसर आएगा -15 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी है। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बना के ग्रेडियंट निकालोगे ना, तो आपका ग्रेडियंट आएगा -28.5
मीटर्स पर सेकेंड्स। तो आपका ग्रेडियंट थ्रू आउट डिक्रीजिंग दिखाया है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट थ्रू आउट मीन्स डिक्रीजिंग वेलोसिटी टिल द एंड ऑफ द मोशन। तो शुरू से लेके आखिर तक देखो ये भी डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। आप मेरा पिछला लेक्चर देखना, ये भी डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है क्योंकि ग्रेडियंट मोर नेगेटिव हो रहा है। मोर नेगेटिव का मतलब और डिक्रीज कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इससे रिलेटेड पूरा 2015 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं वो भी आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। बड़ा सॉलिड रॉक सॉलिड क्वेश्चन है वो, मज़े की कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हुई है उसमें। तो लेकिन जिन बच्चों ने इस ग्राफ को उस तरह से समझा हुआ था उनके लिए तो वो हवा का गोला था जिसको उन्होंने फूंक मार के उड़ा दिया था। तो बहरहाल अभी सब्र करें, अभी 1-2 ग्राफ्स और बाकी हैं, वो आसान से उनको कंप्लीट करके मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल की छुट्टी करते हैं। चले जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ दिस मोशन। यही मोशन है, वही ज़िंदगी है, वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझ लें। एक तो भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, ये ले वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया। अगेन आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझसे बिल्कुल कि सर डिस्टेंस भी आप हमेशा सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में ही रखेंगे बिकॉज दैट्स स्केलर, नेगेटिव में कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता डिस्टेंस का। डिस्टेंस के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्पीड के लिए डिफरेंट है। देखें, स्पीड हमेशा पॉजिटिव है लेकिन स्पीड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। डिस्टेंस एक तो पॉजिटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव हो नहीं सकता। दूसरा, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। एक बार जब ग्राफ जाएगा ना तो वो ऊपर ही जा रहा होगा, भले वो जैसे भी जाए, स्ट्रेट लाइन जाए, कर्व जाए। ये ग्राफ आप समझ रहे हो, ये ग्राफ जो है ना नीचे नहीं आ सकता। ये ग्राफ नीचे नहीं आ सकता। अगर ये ग्राफ नीचे आया ना मतलब ये ग्राफ ही गलत हो गया, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट दूर जाए तब भी डिस्टेंस बढ़ता है, वापस आए डिस्प्लेसमेंट तो कम हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस और बढ़ेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ऑब्जेक्ट 100 मीटर आगे गया, डिस्टेंस 100 हो गया। ऑब्जेक्ट 50 मीटर पीछे आया, डिस्टेंस वापस, डिस्प्लेसमेंट 50 हो गया लेकिन डिस्टेंस 150 हो गया, 150 हो गया। भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ऑब्जेक्ट आगे जाए पीछे जाए, डिस्टेंस बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो डिस्टेंस का स्केच जो है ना वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, भले इंक्रीजिंग ग्रेडियंट से जाए, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट से जाए, आई डोंट केयर, लेकिन उसने जाना ऊपर ही है, वो नीचे नहीं आ सकता, वापस नहीं आएगा। पास्ट पेपर में एक एमसीक्यू था जिसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए थे और एज पर द डिस्क्रिप्शन इन द क्वेश्चन ना दोनों ऑप्शन में ही ग्रेडियंट के हवाले से सारी चीजें बिल्कुल सही साबित हो रही थी, लेकिन एक ऑप्शन करेक्ट था, एक गलत था। तो वो जो गलत ऑप्शन था उसकी वजह यही थी कि उसमें वहां पर उन्होंने डिस्टेंस को कम होता हुआ दिखा दिया था। एंड देयर आर वेरी फ्यू कैंडिडेट्स हु कुड एक्चुअली रिमेंबर द फैक्ट कि डिस्टेंस कभी कम हो नहीं सकता, इसलिए वो वाला ऑप्शन गलत था। बहरहाल अब एक काम करते हैं, जरा यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि आखिर हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है कितना। देखें यहाँ पर डिस्टेंस 0 था, आप ऊपर जाते गए, यहाँ पर जाके डिस्टेंस हो गया 11.5। अब आप 11.5 ऊपर गए, फिर आप 11.5 नीचे आ रहे। इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है लेकिन डिस्टेंस हो गया है 23। 11.5 प्लस 11.5 23 मीटर्स। अच्छा, फिर आप 30 मीटर्स और नीचे आए, ये भी आप ऐड कर दो तो 23 प्लस 30 हो जाएगा 53 मीटर्स। तो मुझे जो स्केलिंग करनी है उसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे रखना है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखना है और आई नीड टू मेक श्योर कि मैं कितना 53 तकरीबन पूरा कर सकूं। तो मैंने 20-20 का स्केल ले लिया, 20, 40 और 60। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 4.43। तो ये तो हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब इधर आए आप, तो हम 1 बाय 1 ज़रा देख लेते हैं। एक 11.5 है, एक 23 और एक 53 है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम स्केलिंग प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। ये स्केलिंग हो गई हमारे पास। प्लॉटिंग कैसे हो गई भाई? सबसे पहले t=0 पे डिस्टेंस 0 है। तो यहाँ पर जब आप मौजूद थे ना, आपका डिस्टेंस 0 था, तो आपने 0,0 से मोशन को स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब आप गए t=1.53 सेकेंड्स पे, उस वक्त आपका डिस्टेंस था 11.5। तो आपने ये 11.5 पकड़ा, 1.53 सेकेंड्स पे आपने इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया 11.5 एट t=1.53 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब जब आप वापस आओगे इस पॉइंट पर, तो जैसे मैंने कहा ना, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। 11.5 प्लस 11.5 यानी कि 23। तो आप ये देख सकते हो कि 3.06 सेकेंड्स पर आपका जो अल्लाह भला करे डिस्टेंस है वो 23 हो चुका है, ठीक है। अभी हमसे प्लॉटिंग कर रहे हैं, स्केचिंग बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आप फाइनली जब इस पॉइंट पर आए तो आप फर्दर 30 मीटर्स नीचे आ गए, तो आपका जो 4.43 सेकेंड्स पर जो डिस्टेंस था वो हो गया, फर्दर 30 ऐड कर दें, डैट्स 53 मीटर्स, ठीक है।
अब ये हो गया कि भाई आपने जो है ना लाइक ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए, ये हो गई प्लॉटिंग। अब आपको इनको कनेक्ट करना है कि सर आखिर इन पॉइंट्स को कैसे कनेक्ट किया जाए, इनको यूं उठा दिया जाए या इनको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला के क्या किया जाए, नहीं किया जाए, ज़रा इसको समझते हैं। भाई देखें यहाँ पे सीन्स कुछ ऐसे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड बताता है, ठीक है। अपवर्ड मोशन में आपकी जो स्पीड थी ना वो कम हो रही थी, तो आपने अपनी स्पीड को देखें कम होता हुआ दिखाया। अभी सिर्फ यहां से यहां तक का स्केच देखो, आप आगे का ना देखो, सिर्फ यहां से यहां तक का देखो, स्पीड कम हो रही है। कैसे? ग्रेडियंट कम हुआ। नीचे आते हुए मुसलसल स्पीड बढ़ रही है ना, तो नीचे आते हुए मुसलसल आप ग्रेडियंट बढ़ा दो। आप देख सकते हो यहां से ऊपर जाते हुए मैंने मुसलसल ग्रेडियंट को इंक्रीज ही किया है। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन अगर आपको लग भी रहा है तो इंटेंशन मेरी यही है कि मैं ग्रेडियंट को बढ़ता हुआ दिखा सकूं। तो ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है भाई, ग्रेडियंट मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो ये है आपका अपवर्ड मोशन जिसमें स्पीड कम हो रही है, ये है आपका डाउनवर्ड मोशन जिसमें स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड बढ़ते हुए आपको ग्रेडियंट को बढ़ते हुए दिखाना है। तो दिस इज डिक्रीजिंग ग्रेडियंट मींस डिक्रीजिंग स्पीड, और दिस इज इंक्रीजिंग ग्रेडियंट मींस इंक्रीजिंग स्पीड। तो यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है ना वो आपको क्या बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको स्पीड बताता है। तो मजे की बात यह है कि देखिए वेलोसिटी तो थ्रू आउट डिक्रीज कर रही थी, लेकिन स्पीड ऊपर जाते हुए डिक्रीज और नीचे आते हुए इंक्रीज कर रही थी, इसलिए मैंने नीचे आते हुए स्पीड को बढ़ते हुए दिखाया है, जबकि मैंने ऊपर जाते हुए स्पीड को कम होते हुए दिखाया है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बड़ा हेल्प कर रही होंगी। हमने देखें वेलोसिटी टाइम देख लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम देख लिया, स्पीड टाइम देख लिया, डिस्टेंस टाइम देख लिया। अब एक ग्राफ और रह गया, वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बिना वक्त ज़ाया किए मूव करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तरफ। जी हाँ जी, तो आ गए हैं हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तरफ। वही मोशन है, वही बात, वही किस्सा पुराना निकला, लेकिन अब की बार ग्राफ कौन सा बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ एक्सेलरेशन का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन में लूँगा वाई एक्सिस मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर पे, टाइम लूँगा मैं सेकेंड्स में। अच्छा, अब अगेन आप इस चीज़ को समझो, अच्छी तरह से समझो, प्लीज़ समझो इस चीज़ को आप, कि मैंने एक्सेलरेशन का पॉजिटिव रीजन लिया ही नहीं है। मैंने एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो लेट्स से जो भी स्पेस अवेलेबल होगी ना यार, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करूं, सही है। और दूसरी बात ये कि एक्सेलरेशन है ही नेगेटिव ना, थ्रू आउट -9.81 है। याद रखिएगा हमने ये पूरा क्वेश्चन इस अजम्पशन पे किया है कि ऑल डेट इज डाउनवर्ड इज नेगेटिव, ऑल डेट इज अपवर्ड इज पॉजिटिव। अगर उल्टा अजम्पशन होता तो सारे ग्राफ्स सिर्फ उल्टे बन जाते, बट कोई मसले की बात नहीं होती, उससे फिजिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, हमने थ्रू आउट एक्सेलरेशन को -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर अज्यूम किया है। तो यहाँ पर तो खान साहब मसले की कोई बात ही नहीं है, आपने यहाँ पे बस -9.81 मार्क करना है और जिंदगी हसीन है, बस ले आके मिला दिया आपने इस पॉइंट को, खत्म हो गई बात। मुझे नहीं पता था कि अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन है, आई डोंट केयर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझे एक बात पता है, एक्सेलरेशन ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, बल्कि सीधा सीधा -9.81 -9.81। तो मैंने इसको कांस्टेंट -9.81 दिखा दिया। अब इसमें एक बहुत अहम चीज़ है, वो ये कि कुछ बच्चे जज्बात में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो ये सीधा लालू खेत तक ले जाते हैं। भाई ये नहीं करना आप। एग्जामिनर इस चीज़ के मामले में बड़ा सेंसिटिव है, वो कहता है जितने ड्यूरेशन की मोशन है ग्राफ वहीं तक चाहिए, ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं कि खींच के लंबा कर दिया, बिकॉज आपको पता नहीं है ना यार 4.43 सेकंड्स के बाद क्या हुआ, कोई अंकल आ गए उन्होंने बॉल पकड़ ली, क्या हुआ नहीं हुआ अल्लाह खैर करे। तो भाई 4.43 सेकंड्स तक की मोशन है ना, तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप भी यहीं तक जाओ, इससे आगे होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। 4.43 सेकंड पर जाके अपने जज्बात को कंट्रोल करें और यहाँ पर जाके इस ग्राफ को रोक दें आप, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तो बिल्कुल ही 2 रुपए का ग्राफ था, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभार ये भी पूछते हैं, एमसीक्यूज नहीं पूछते हैं और बनवा भी लेते हैं। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो अब ये पूरे 0 सेकेंड से लेके 4.43 सेकेंड्स तक हमारा जो एक्सेलरेशन है वो -9.8 है, और हमारे वेलोसिटी का चेंज कितना आया, हमारे वेलोसिटी का चेंज आया 15 से -28.5, ठीक है ना। तो अगर मैं
चेंज निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं निकालूंगा इस तरह से। अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल दूँ ना तो इसका ये मुझे दे देगा चेंज इन वेलोसिटी, जो कि असल में एरिया है। तो -9.81 एक लेंथ हो गई, और दूसरी तरफ ये -9.81 हो गया मेरे पास, और ये दिस सॉरी ये -9.81 है एंड दिस इज़ 4.43। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा -43.5 मीटर्स पर सेकेंड। वैसे आपस की बात है, आप चाहो तो माइनस कर लो, -28.5 को माइनस करो -30 से, तो -28.5 -15 ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी। -28.5 -15 आपको आंसर देगा एग्जैक्ट -43.5, विच इज़ द चेंज इन वेलोसिटी डैट यू गॉट इन द फर्स्ट 4.43 सेकेंड्स। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, मज़ा आ गया मुझे तो पढ़ा के ये लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत 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 हेल्प करने वाला है और आपकी बहुत सारी दुआएं मिलने वाली हैं मुझे। इसको गौर से देखें, और मैंने क्या कहा था, जो पिछला क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने 15 मीटर्स पर सेकेंड से फेंका और 30 मीटर्स बॉल नीचे आई, आप 20, 30, 50 किसी और वेलोसिटी से फेंको, कोई और हाइट डिसाइड कर लो, और फिर पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करो। आप अपनी वैल्यूज़ निकालो, फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाओ, मुझसे चेक करवाओ। लाइफ इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। काइनेमैटिक्स आपकी ज़िंदगी का नो मोर अजाब। आप देखोगे इंशाल्लाह आपसे पास ऐसे सॉल्व होंगे कि आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड। अभी भी खैर बहुत कुछ बाकी है, अभी तो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बाकी है, काइनेमैटिक्स ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स व्हेन दे आर फॉलिंग वर्टिकली या फ्री फॉल मोशन। तो बहरहाल, बट दिस इज़ गुड इनफ कि आप पास पेपर्स में कूद सको एटलीस्ट 1 डायमेंशनल मोशन में। तो बेस्ट ऑफ लक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इफ़ दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल टू यू और नॉट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।